हेलो डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं। फिलहाल मैं बता दूं, एमपीसी 001 की क्लासेस चल रही हैं और हम लोग बिल्कुल एंड पर हैं। अब फोर्थ यूनिट बची है इसके बाद, जिसको हम देखेंगे कि 1 या 2 पार्ट्स में हम कवर कर पाते हैं कैसे। लेकिन आज की जो यूनिट है इसमें मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देती हूँ। ये जो आपका फोर्थ ब्लॉक है उसकी थर्ड यूनिट है ये, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा टॉपिक नहीं है तो एक ही वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताते चलूं साथ साथ कि यहाँ जो आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं मैक्सिमम टॉपिक आपने इजी नोट्स में देखे हैं। इजी नोट्स में इन सभी टॉपिक्स का जिक्र है और इस बार तो जो मैंने नोट्स अपडेट कर दिए हैं जून 2025 के लिए, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर भी क्वेश्चन डाला है, स्पेस हाइपोथेसिस पर भी मेंशन किया हुआ है, नेवेल्स अप्रोच ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, पहले से है वहां पे। तो काफी सारी चीजें हैं जो आज के वीडियो में आपको समझनी है। वीडियो जरूर क्विक चलेगा, बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे मीन एंड एनालिसिस काफी पूछा जाता है, 3 मार्कर में आता है। तो कितने कम टॉपिक हैं लेकिन उनमें से सभी ऐसे नजर आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वैसे भी मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी ये जो हमारा फोर्थ ब्लॉक है, ये एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से स्पेस लेके बैठता है। 2 क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ जाते हैं 4 में से, आप सोचिए, प्रॉब्लम पर बेस्ड ओनली। और सी सेक्शन में तो 2, बी सेक्शन जो होता है आपका उसमें तो 2 क्वेश्चन पक्के हैं, इसमें से आने ही आने हैं। तो ये पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूरा जो ब्लॉक है इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इसकी आप लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल। और अब बिना किसी डिले के मैं आज के इस क्लास को बिगिनिंग करूंगी, जिसका पहले हेडिंग समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, लेकिन अब टाइम आ गया है जब हम इसके कुछ थ्योरेटिकल अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को व्यू किया जाता है साइकोलॉजी में। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोचेस से, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस, गेस्टॉल्ट अप्रोचेस को पहले समझेंगे। इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़ सकते हैं अपने तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, क्या उसका नेचर होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, ये सारी बातें हम समझेंगे। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए माइंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर चलिए, मतलब एक प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज करिए और आप सोचिए कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी आप लेना नहीं चाहेंगे फिलहाल सोचने के लिए, तो छोटी से छोटी ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या कहती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि ज्यादातर चीजों की पर्सन के अंदर कंडीशनिंग हो जाती है। मतलब अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक सेट पैटर्न आपके माइंड में हो जाता है उन चीजों का। ऐसा होता है, कोई भी काम उठा लीजिए, कोई भी XYZ आपके माइंड में जो चीज आ रही हो उसके बारे में सोचिए कि जब आप उस काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज पहले से सेट है उसके बारे में कि ये ऐसे होगा। अभी तो आप सोच भी वही पाएंगे जिसका पैटर्न सेट होगा, वरना तो ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है जो हमने कभी इनकाउंटर ना की हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो फिर एक्सेप्शन की बात हो गई। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल बात यही कहती है कि ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहती है कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ ना कुछ एसोसिएशन बनाती है हमारे माइंड में। अगर हमें पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने चेयर रखी है, मैं मान लेती हूँ कि ये चेयर ब्रेक हो गई, तो अब इस चेयर के ब्रेक होने पर मेरे माइंड में क्या थॉट आएगा कि इसे कैसे फिक्स कराया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ मैं ऐसा सोचूंगी जो मुझे कहीं ना कहीं से एसोसिएट करेगा कि हाँ, कभी चेयर मैंने टूटी हुई देखी होगी तो क्या हुआ होगा, या टूटने पर क्या हो सकता है। तो मेरा माइंड एसोसिएट करना शुरू कर देगा प्रॉब्लम को लेके, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें यही कहती है कि जो भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ पहले से प्री एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे बिहेवियर में आ जाते हैं और हम वैसा करने लगते हैं। अब वो जो प्री एग्जिस्टिंग बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ वो हमारे अंदर डेवलप भी हो सकते हैं ओवर टाइम, उसी को तो हम एक्सपीरियंस कहते हैं। हम अपनी लाइफ में आधे से ज्यादा काम एक्सपीरियंस से ही कर रहे होते हैं। कुछ तो ऐसे काम है जो इतना ज्यादा रोजाना में करते हैं कि उनकी हैबिट बन चुके हैं, वो हमारे, हमें खुद नहीं पता कि हम उसको कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। तो यही चीज बताती है ट्रेडिशनल अप्रोच की कोई भी हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो बिहेवियर डेवलप होता है वो एसोसिएटिव लर्निंग के थ्रू होता है, जो कि बेसिक मेजर किस पर है, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर बेस्ड है। आई होप आप इन दोनों टर्म से क्लियर होंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है। किसी भी चीज को करते रहने से हमारे अंदर उस काम के टुवर्ड्स एक परफेक्शन की स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, और हम यूज टू हो जाते हैं, हैबिट बोल सकते हैं उस चीज को। अभी तो आप समझ लीजिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग वही है जो किसी के अंदर डेवलप हो जाती है। तो वही चीज हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करती है। इतनी बात ही हमसे यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि कोई चीज का अगर एक्सटिंक्शन होने लगे हमारे अंदर से, तो फिर उस काम को करने की टेंडेंसी भी हमारे अंदर धीरे धीरे उसका डिके हमें देखने को मिलेगा, वो काम करने में हमें डिफिकल्टी होगी। जैसे अभी आप साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं,
ओके, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी किसी और को समझाना होगा, समझा देंगे। अब से 2 साल बाद जब आप इस टॉपिक के साथ नहीं जुड़े हैं, ना ही इसका कहीं आप यूज़ कर रहे हैं, तो तब आपको जब समझाना होगा तो आप सोचेंगे। थोड़ी देर तक सोचेंगे, हो सकता है कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बता दें, पर एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं बता पाएँगे, या अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप बता भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों का एक्सटिंक्शन भी होता है। भई हमारी मेमोरी की स्टोरेज लिमिटेड है, हम कितना अंदर रख सकते हैं सँभाल के। तो होगा क्या, जो चीज़ें डिके होती जाएँगी, एक्सटिंक्शन होता जाएगा, वो चीज़ें फिर हमें आगे चल के उतना हेल्प नहीं कर पाएँगी जितना एक रेगुलरली जिसके लिए हमारी कंडीशनिंग हो रखी है, वो हमें हो सकता है। तो एक लास्ट में लाइन पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने आज ये रीड नहीं किया लेकिन बता इसी में से रही हूँ, तो फिक्र ना करें आप लोग। दिस व्यू पॉइंट स्ट्रेसेस द ट्रांसफर ऑफ प्रायर लर्निंग टू द प्रॉब्लम सिचुएशन एंड टू द लर्निंग विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के बाद के साथ के एक्सपीरियंसेस, ये सभी चीजें मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अब आती है गेस्टॉल्ट अप्रोच। गेस्टॉल्ट क्या कहते हैं? आपको पता है कि गेस्टॉल्ट जो होते हैं, गेस्टॉल्ट्स जो हैं मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, ये लोग इनसाइट में बहुत बिलीव करते हैं। और आपने इनसाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी है, तो ये भी कुछ चीज होती तो है, आपको मालूम है। तो यही चीज गेस्टॉल्ट अप्रोच में हम समझेंगे कि गेस्टॉल्ट से कहते हैं कि हमारी जो अंतर्दृष्टि होती है, ये सूझ जो होती है, हमारी सूझबूझ जिसे हम कहते हैं, उसी को इनसाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो हम उस सूझबूझ से चीजों को करते हैं। और आप सोचिए कि दिन में ऐसी तमाम चीजें होती है जिनको आप सूझबूझ से करते हैं। आपको लगता है ऐसा कर लेंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा, आपकी इनसाइट ऐसा कहती है कि आपको करना चाहिए, गट फीलिंग आती है, आप काम कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल भी होते हैं। और जब आप नहीं भी होते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं वो एक एक्सपीरियंस बनता है नेक्स्ट टाइम के लिए। मतलब एटलीस्ट आप उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करते, है ना, ऐसा होता है आपके साथ में। तो वही गेस्टॉल्ट कहते हैं। अब इनका एक एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप उसको हमेशा मेंशन कर सकते हैं जब भी गेस्टॉल्ट्स की बात चलेगी। ये डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यू है जो किस चीज पे एम्फेसिस करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड आइडियाज, इस चीज पे भी फोकस करता है। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर किसी के सामने आती है तो उस सिचुएशन में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। चीज का मतलब हो गया आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये चीज वर्ड तो कुछ गलत ही हो गया यहाँ पे। क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी सिचुएशन में, अपनी प्रॉब्लम डिफिकल्ट सिचुएशन में, प्रॉब्लम के दौरान अपने रिसोर्सेज का सही यूज कर पा रहे हैं, तो भी आपके अंदर एक अच्छी समझ विकसित है, एक अच्छी आपकी जो है इंटेलिजेंस है, अच्छी बुद्धि है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक केज के अंदर एक चिंपैंजी को बंद किया था। उस चिंपैंजी के साथ में इन्होंने क्या किया, उस केज के अंदर कुछ स्टिक्स रख दी, कुछ बॉक्सेस रख दिए, वो काइंड ऑफ हेल्प प्रोवाइडेड थी चिंपैंजी को, जिसकी हेल्प से उन्हें ये देखना था कि जो चिंपैंजी था वो, हाँ, उसे एग्जैक्टली करना क्या था, एक ऊपर वाली रूफ के पास में कुछ बनानास जो थे वो बांध दिए गए थे। अब चिंपैंजी को उन बनानास तक पहुंचना था, लेकिन वो उसकी हाइट से काफी ऊपर थे, तो चिंपैंजी ने काफी जंप किया लेकिन वो बनानास तक नहीं पहुंच पाया। फिर उन्होंने क्या किया, उन बॉक्सेस को उठा के उस पर चढ़ने की कोशिश करी, अभी भी जो चिंपैंजी था वो बनानास को नहीं खींच पाया। इसके बाद उसने उस स्टिक्स को उठाया और उस स्टिक्स का यूज करके बनानास को तोड़ दिया। तो ऐसा करने का पर्पस क्या था, ये क्या चीज बताने की कोशिश करी है इन्होंने। Gestaltists argued that discovering the correct organization usually occurred at a flash of insight. जब उस चिंपैंजी को इंसाइट्स हुए, उसको आइडिया लगा कि ऐसा करके भी किया जा सकता है, तभी उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाई। इंसाइट इज द सडन डिस्कवरी of the correct solution following a period of incorrect attempts based primarily on trial and error। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये कोलर वाला जो है कि कुछ फ्रूट्स केज में टांगे थे, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। नीचे की पॉइंट पर मैं अभी हूँ कि इनसाइट क्या है, एक सडन डिस्कवरी होती है जो कोई सोल्यूशन लेकर आती है, लेकिन उस सडन डिस्कवरी के प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल एंड एरर चला हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कुछ सोचा और वो सक्सेसफुल ही होता है, वो सक्सेसफुल होने तक के रास्ते में भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। ओके, और कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को क्रॉस करके ही हम सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स पे पहुंचते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है, जब हम कई बार ट्राई करते हैं, एरर्स करते हैं, लेकिन एंड में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, तो जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने, अच्छा एक चीज और है, रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव थिंकिंग पर भी इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है। रिप्रोडक्टिव थिंकिंग क्या है, दिस एंटेल्स द एप्लीकेशन ऑफ ट्राइड एंड ट्रू पाथ्स टू सॉल्यूशन। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कुछ ट्राइड और ट्रू पाथ होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। द थिंकर रिप्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट आर नोन टू यील्ड अ वर्केबल आंसर बाय यूजिंग रोट मेमोरी। कोई बात पहले से माइंड में होती है तो उसको फॉलो करते हैं जब हम काम करते जाते हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव थिंकिंग कहलाती है। Productive thinking, on the other hand, requires insights and activity.
आई एम सो सॉरी, क्रिएटिविटी। प्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, प्रोडक्टिव है वो कुछ प्रोड्यूस करेगी, बट अभी हमें नहीं पता कि क्या प्रोड्यूस करेगी। अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्स व्यू, द थिंकर मस्ट सी अ न्यू वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द प्रॉब्लम, अ न्यू वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग द एलिमेंट्स ऑफ थॉट एंड परसेप्शन। तो मतलब यही कहते हैं कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। ओके, ये देखिए 9 डॉट्स वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे, शायद आप लोगों ने पहले कभी ना कभी किसी गेम में या किसी पजल में सुना होगा। द टास्क इज टू कनेक्ट द 9 डॉट्स विद जस्ट 4 स्ट्रेट लाइन्स विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर इन ड्रॉइंग द लाइन्स। टू थिंक प्रोडक्टिवली इन दिस प्रॉब्लम सिचुएशन वन मस्ट रिस्ट्रक्चर द प्रॉब्लम। ऐसा ही पिक्चर बना के आप एग्जामिनर के लिए छोड़ के आ सकते हैं, मुझसे मत कहिएगा अभी सॉल्व करने के लिए, मैं अभी नहीं करने वाली हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरफ और कंप्यूटर सिमुलेशन को पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अब रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टॉपिक को मैंने आपके इजी नोट्स में भी डाला हुआ है, तो वहां पे भी आप पढ़ेंगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या यहाँ पे है। बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर 2 टर्मिनोलॉजीज आएंगी जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे, क्या है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं कि क्या है। जब रिसर्चर्स जो हैं, नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैव ट्राइड टू प्रोग्राम कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट ह्यूमन बीइंग्स डू। आपको पता ही है कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू कंप्यूटर सिमुलेट करता है, कॉपी करता है बेसिकली, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस का यूज करके। द मेथड कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू वर्क इन अ स्पेसिफाइड मैनर एंड कंप्राइजिंग इट्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट गिवन द सेम टास्क। मतलब हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो जिस तरह से ह्यूमन कर सकता है वैसे वो कर लेते हैं, चाहे वो कैलकुलेशंस की चीज हो, चाहे वो कोई आइडिया क्रिएट करने की चीज हो, चाहे एआई की हेल्प से हम कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, इस तरीके के काम जो होते हैं वो उसमें होते हैं। ओके, तो बात क्या है जहां यहाँ पे, सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑल्सो रिक्वायर्स द रिट्रीवल ऑफ बोथ फैक्चुअल एंड प्रोसीजरल नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के केस में जब इस चीज की बात उठती है कंप्यूटर सिमुलेशन की, तो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो इंसान के पास होने चाहिए या उस पर्सन के पास होने चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव होंगे, और उससे एसोसिएटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। Especially for longer problems, reaching a solution might involve repeated storage and retrieval of information generated early in the problem for use in later stages. अब आगे आते हैं, यहाँ पे मेन बात पे आ जाते हैं। 2 टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो है जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर और दूसरा है मीन एंड एनालिसिस। कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं आया है जिसको मैं आपको ये बोलूं कि आपको सीरियसली नहीं लेना है। आज का तो वीडियो ही जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ये सोच सकते हैं कि मैं मोस्टली वीडियोस में सब बोलती हूँ, लेकिन मैं कुछ टॉपिक पर ज्यादा हाईलाइट भी करती हूँ, तो उस बात को समझते हुए आप समझिएगा कि आपको क्या क्या अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिकली ये जीपीएस जो है ये आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। इसके नीचे मीन एंड एनालिसिस है, वो भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। आपको इसकी लेंथ देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जो आपको दिक्कत भी आए समझने में। तो अर्ली 1980s में जो कंप्यूटर सिमुलेशन का प्रोसेस आया, उसके बाद जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जो कि नेवल ने डेवलप किया था, इसने प्रॉब्लम को नए तरीके से देखने को इंट्रोड्यूस किया। कैसे किया, क्या किया, आइए समझते हैं। जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जीपीएस, दिस प्रोग्राम was equipped with the equivalent of a limited capacity working memory characterized by rapid storage and retrieval. ये जो जीपीएस बनाया गया था, वैसे जीपीएस को आपने और भी सेंस में सुना होगा, लेकिन ये जीपीएस वो नहीं है फिलहाल। जीपीएस जो है ये किस तरीके से इक्विवेलेंट नजर आता है, जैसे कि हमारी जो वर्किंग मेमोरी होती है जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, हमें पता है कि उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन उसका रैपिड स्टोरेज होता है, फास्ट उसमें स्टोर हो जाती हैं चीजें, और रिट्रीवल भी फास्ट होता है। जो चीजें हमने तुरंत तुरंत देखी होती हैं उनको तुरंत तुरंत रिट्रीव करना भी आसान होता है ना, तो उसके जैसा भी ये नजर आता है जीपीएस। अभी क्यों आता है आगे पढ़ेंगे। अ लार्ज कैपेसिटी लॉन्ग टर्म मेमोरी कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली लो स्टोरेज एंड रिट्रीवल। जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसकी कैपेसिटी ऑलरेडी बहुत लार्ज होती है, हमें पता है, उसमें कम स्टोरेज या कम रिट्रीवल के साथ भी हम चीजों को इसको सिमिलर देखते हैं। अ सीरियल प्रोसेसर दैट परफॉर्म्स वन ऑपरेशन एट अ टाइम। जीपीएस क्या है, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर ऐसे भी रिफ्लेक्ट होता है कि जो एक ऐसा प्रोसेसर है जो एक बारी में एक ही ऑपरेशन को सॉल्व करता है एक एक करके। अ रिलायंस अपॉन ह्यूरिस्टिक्स रादर देन एल्गोरिथम दैट वुड रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड कैलकुलेशन। ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम में डिफरेंस होता है। एल्गोरिथम एक स्ट्रक्चर्ड, हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, मतलब काइंड ऑफ पाथ टू सोल्यूशन होता है जिसकी हेल्प से हम पहुंच जाते हैं। जैसे आप एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूले को लगाया, आंसर तक पहुंच गए, ये कहलाता है एल्गोरिथम। और ह्यूरिस्टिक क्या होता है, जिसमें हम ट्रायल एंड एरर भी यूज करते हैं, मीन एंड एनालिसिस भी यूज करते हैं, कुछ भी हम ऐसा कर सकते हैं, इनसाइट भी यूज हो सकती है ह्यूरिस्टिक में, जिसमें हम प्रोबेबल
सोल्यूशन को सोचते हुए फिर उस रास्ते पे चल देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो ये जो है जीपीएस, ये ह्यूरिस्टिक पर ज्यादा रिलाय करता है एल्गोरिदम से ज्यादा। ओके, तो Neville and his colleagues collected verbal protocols that were used and kept as a record of people talking aloud as they solved problem. Neville और उनके colleagues ने क्या किया, बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट किया वॉइस की फॉर्म में और उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट बनाई, ट्रांसक्रिप्ट किया उसको, लेंदी रिकॉर्ड्स को, जिससे कि वो ये फाइंड आउट कर पाए कि लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या क्या मेथड्स यूज किए। जब उन्होंने इस डेटा को अपने पास उतारा पेपर्स में, अब उन्हें ये समझ में आया कि ज्यादातर लोग जो थे, जो जिनका भी डेटा कलेक्ट किया गया था, वो ज्यादातर लोग जो थे वो वही मेथड को अडॉप्ट कर रहे थे जो नॉर्मली लोग करते हैं। मतलब सबके मेथड्स में कुछ ना कुछ कॉमन और सिमिलैरिटी देखने को मिली। जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर assumes that the problem solver represents a problem as a problem space which consists of a set of nodes। ये एग्जैक्ट लाइन पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जीपीएस भी एज्यूम करता है कि एक प्रॉब्लम स्पेस होता है। हम कई बार प्रॉब्लम स्पेस के बारे में बात कर चुके हैं। प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस 3 मार्कर में पूछा जाता है। प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस ये कहती है कि प्रॉब्लम का एक स्पेस होता है, मतलब वो कहीं से शुरू होती है और कहीं तक जाती है, वो चलती है प्रॉब्लम। ओके, तो जो कुछ भी वो कवर करती है इस पूरे फेज में, वो जो एरिया है वो स्पेस है, पर वो स्पेस हमें फिजिकली कहीं नजर नहीं आता है कि हम ये कहें कि वो बैठी है प्रॉब्लम और वो उठ के यहाँ से वहां तक जाएगी। आई नो इट मे साउंड फनी, लेकिन अभी आपको सुन के भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि बात तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम फिजिकली हमें नजर नहीं आती है, लेकिन वो स्पेस हम कहाँ बनता है, हमारे माइंड में बनता है। हम किसी भी प्रॉब्लम को विजुलाइज तो कर लेते हैं ना कि वो ऐसा होगा तो वैसा होगा, फिर ऐसे से सॉल्व हो जाएगी। तो हम जो उसके स्टेप सोच रहे हैं, उसका सोल्यूशन सोच पा रहे हैं। कुछ भी जो हम सोच रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो अगर कहीं भी नहीं नजर आ रहा है तो वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्पेस जो है, ये हमारे माइंड में बनता चला जाता है। और यही बात जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर भी एक्सेप्ट करता है कि कोई प्रॉब्लम एक स्पेस एक्वायर करती है। प्रॉब्लम सॉल्वर बिगिंस एट द इनिशियल स्टेज ऑफ नॉलेज एंड सीक्स टू कन्वर्ट इट इनटू द गोल स्टेट बाय अप्लाइंग ऑपरेटर्स। यानी कि कुछ भी हम एक्शन जो परफॉर्म करते जाते हैं उससे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच जाते हैं। ओके, आते हैं मीन्स एंड एनालिसिस की तरफ। मीन्स एंड एनालिसिस में क्या हम करते हैं, ये भी एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूरिस्टिक रिकॉग्नाइज किया गया था, विच इन्वॉल्व्स अ सर्च फॉर ऑपरेशंस दैट विल रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज एंड द गोल स्टेट। ऑफ कोर्स मीन एंड एनालिसिस एक मेथड है, उसे अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम की जो सिचुएशन है वो बदलेगी। वो अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट की तरफ पहुंचे ना पहुंचे, सरकेगा तो जरूर अपनी जगह से, है ना। वो जैसे मैंने अभी बात करी कि कोई प्रॉब्लम यहाँ रखी है तो वो वहां तक चल के जाएगी। ये माइंड में हम विजुलाइज कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन है जो अभी बहुत डिफिकल्ट फेज में हमें नजर आ रही है, लेकिन हमारा माइंड उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। तो जब हम मीन एनालिसिस का यूज करते हैं तो भी हम ऐसा कर पाते हैं, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। सिंपल बात तो यही है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना ले काम, तो हम यही कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो इसमें हम क्या क्या होते हैं स्टेप्स, लुक फॉर अ डिफरेंस बिटवीन द करंट प्रॉब्लम स्टेट एंड द गोल स्टेट। जब हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो अल्टीमेटली हमें ये तो पता होता है कि ये कहाँ तक जाएगी, मतलब एक्सपेक्टेड तो एटलीस्ट होता ही है कि इसको कहाँ तक ले जाकर सॉल्व करना है। तो वो चीज हमारे माइंड में क्लियर होती है, उसका डिफरेंस हम समझ पाते हैं कि उसकी इनिशियल स्टेज क्या है, गोल स्टेज क्या है। लुक फॉर अ मेथड टू डिक्रीज और एलिमिनेट द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेजेस। ऑफ कोर्स हम कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो मेथड भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेट एज अ सब गोल विच इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट मेथड। अब हम क्या कर सकते हैं, एक सब मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि नाम है मीन एंड एनालिसिस। हो सकता है कि हम चीजों को ब्रेक डाउन करें, क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई लंबा मेथड है, लंबा प्रोसेस है, तो इसको ब्रेक डाउन किया जाए इनटू सर्टेन पार्ट्स। जरूरत के हिसाब से हम वैसा भी करते हैं। इफ नेसेसरी अप्लाई मीन एंड एनालिसिस टू अप्लाई टू द सब गोल। जरूरत पड़ेगी तो हम उन पार्ट्स में भी मीन एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब उन पार्ट्स के भी सब पार्ट्स कर सकते हैं। Thus, the main heuristic used in GPS involves setting up goals and sub-goals. In fact, this strategy can be expressed very precisely as a production system, that is, as a set of if-then pairs stored in the computer's memory as production। मतलब ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा heuristic method है ये, जो पार्ट्स में चलने की वजह से प्रॉब्लम को सिंपलर कर देता है। प्रॉब्लम को नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को सिंपलर कर देता है, और जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। ओके, अब एक ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम दी है, इसमें मैथ्स वाले बच्चे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, आप ये ना यूज करें तो कोई और यूज कर लें, और ये भी ना यूज करें और कोई भी यूज ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमें ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरा सब्जेक्ट भी मैथ्स है, तो मुझे अच्छा लगता है कभी मैथ्स का एग्जाम्पल दिख जाता है। तो ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लेंथ है AD और जो BC है वो दोनों सेम लेंथ के हैं।
तो बहुत सारे वैसे मेथड्स पॉसिबल हैं इसके, लेकिन इसके अलावा अच्छा हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है, इनकॉन्ग्रुएंट है, क्या कहानी है। नो प्रॉब्लम, हमें ये समझना है इस क्वेश्चन के थ्रू कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने स्टेप्स क्या यूज किए। रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एज अ प्रपोजिशन इन अ विजुअल फॉर्म, हमने प्रॉब्लम को विजुअल फॉर्म में बनाया, लेकिन क्या हर प्रॉब्लम को हम विजुअल बना सकते हैं? क्या हर प्रॉब्लम जो हमारे पास है, अभी मैंने आपसे कहा कि हो सकता है प्रॉब्लम नजर ना आए, हम उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो हमारे माइंड में है, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम को हमेशा पेन डाउन कर सकते हैं। होता भी ऐसा, बहुत सारे लोग जो होते हैं जब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में होते हैं तो उन चीजों को लिख लेते हैं, तो वो भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हमने एक जो है इसका विजुअल फॉर्म में क्रिएट कर लिया। अब विजुअल फॉर्म जरूरी नहीं है कि एक पिक्चर जैसी दिखे, हम उनको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम है, हम कैसे लिखेंगे, हमारी प्रॉब्लम है। तो अब उसके बाद हमने गोल डिटरमाइन किया कि जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, वो किसी साइकोलॉजिकल इश्यू से गुजर रहा है, ठीक। अब उसने डिसाइड किया कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ऐसे में वो पर्सन क्या करेगा, पहले उसने अपनी प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लिया। मैंने दूसरा एग्जाम्पल यूज कर ही लिया मना करते करते भी, कोई बात नहीं, ज्यादा ईजी हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। डिटरमाइन द गोल, अब हमने गोल डिटरमाइन किया, यानी उस पर्सन ने डिसाइड किया कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे हेल्प की जरूरत है। ये उसका गोल है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है बाय रीचिंग आउट टू सम पर्सन, दैट कुड बी एनीथिंग, एनीवन। कोई साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या मेरे कोई ऐसे क्लोज पर्सन भी हो सकते हैं जो जिनसे मैं अपनी बात करके अपनी प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकूं बेस्ड ऑन की प्रॉब्लम सीरियस कितनी है। ब्रेक डाउन द गोल्स इनटू सब गोल्स, अब उस पर्सन ने डिसाइड किया कि मैं पहले अपने प्रॉब्लम से एसोसिएटेड सारे पॉइंट्स अपने लिए लिखूंगा। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें ले जाएं, वो ये स्टेप है कि वो क्या कर रहा है, अपने गोल को सब गोल्स में डिवाइड कर रहा है कि क्या क्या स्टेप वो लेगा। मीन एंड एनालिसिस कर रहे हैं ना, हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब उसने डिसाइड किया कि पहले मैं खुद को ये बता दूं कि मेरे संग प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उसने अपने सारे इश्यूज को लिखा कि मैं दोस्तों से भी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा घर में भी झगड़ा हो रहा है, मुझे फाइनेंशियल इश्यू हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसने अपने प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर दिया। और भी पार्ट्स लिखे कि पहले मुझे ये देखना है कि इनमें से कितनों को मैं एनकाउंटर कर सकता हूँ, और उसके बाद 3 दिन के बाद मैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ फिर आगे आऊंगा और देखूंगा कि मैंने कितनी रिकवरी करी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो कुछ गोल्स को अचीव करता जा रहा है। वो प्रॉब्लम जो जहां पर थी वहां से उठ के चली है, जो अभी थोड़ी देर पहले मजाक में बात हुई थी, वो बात अभी एक्चुअली सीरियस नहीं नजर आने लगेगी आपको, कि वो जो पर्सन है वो अपनी प्रॉब्लम की जगह से उठ चुका है और वो आगे बढ़ रहा है। कहाँ है वो, प्रॉब्लम स्पेस में है, अभी अभी प्रॉब्लम स्पेस में ही है। सेलेक्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, अब क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है एक तरीके से, लेकिन उसे अब लगा कि इतने इश्यूज तो मैंने सॉल्व कर लिए, लेकिन अब इसके बाद मेरे बस की बात नहीं है। तो अब ऐसा करना चाहिए, ज्यादा इश्यूज भी नहीं बचे, आई थिंक आई शुड मीट समबडी। एक काम करता हूँ, अपने किसी फ्रेंड से मिल लेता हूँ, या ऐसा करते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं, कोई थर्ड पर्सन होगा तो वो अनबायस्ड होकर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो जो भी मेथड उसने निकाला, ये तो मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी, जो भी मेथड उन्होंने निकाला वो उसका सोल्यूशन हो गया। अब ये जो सोल्यूशन दिया है ये तो ट्राइंगल्स के सेंस में दिया हुआ है, पर मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया है वो आपके लिए एक जनरल एग्जाम्पल है, हर कोई समझ गया होगा मेरे ख्याल से। तो उस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमने किया क्या, जो यहाँ पे ये तो खैर इसका सोल्यूशन हो गया। द 3 स्ट्रेटजीज दैट वी कैन यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम आर डिफरेंस रिडक्शन, mean analysis and working backwards, and these 3 strategies are extremely general and can be applied to virtually any problem। हमने भी यही काम किया, जो प्रॉब्लम थी हमारे सामने उसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज विकलग्रेन्स जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। लेकिन इसके पास आने से पहले मुझे छोटे से ब्रेक की जरूरत है। आप लोग मत लीजिए, आप पढ़िए, क्योंकि आपको मेरी तरह इतना ज्यादा बोलना नहीं है, और अभी मैं देख पा रही हूँ कि लगभग 24 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो मैं फटाफट से पानी पी लेती हूँ, एक ब्रेक फटाफट से ले लेती हूँ। आप इसको रीडिंग करिए, देखिए तब तक। तो अब मैं वापस आ जाती हूँ फटाफट से। विकलग्रेन्स का जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज एज ऑफ नाउ पूछा नहीं गया है ज्यादा, ये एक टॉपिक ऐसा है, लेकिन अभी ज्यादा आगे भागने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी इसे बहुत फास्ट कराऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज्यादा टाइम देने वाला टॉपिक नहीं है। एंड ऑलरेडी हम लोग जो है वो वीडियो में काफी ज्यादा 25 मिनट का वीडियो कवर कर चुके हैं। तो विकलग्रेन का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का व्यू है वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, बाकियों की तरह से कोई नई बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि 3 तरह से इन्फॉर्मेशन होती है। अ स्टेटमेंट ऑफ द इनिशियल स्टेट, प्रॉब्लम की इनिशियल स्टेट के बारे में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। गोल स्टेट में हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते हैं। और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, और बीच रास्ते में क्या क्या करते हुए जाएंगे ये हम करते हैं। तो क्या ये बात या ये टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, पिछले 3-4 वीडियो जितने भी हो गए हैं यही बात तो हम कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्री की तरह से, स्टेट एक्शन ट्री जिसको वो नाम देते हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में हम चीजों को बनाते हैं, जिसमें
जो भी एक्शन हम लेने वाले हैं उस ट्री के नोड्स पे रखे जाते हैं। द नोड्स और ब्रांच पॉइंट्स ऑन द ट्री रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबली डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेट्स दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एक्शन सीक्वेंसेस। मतलब अगर हमने ये स्टेप लिया तो इस तरह की सिचुएशन राइज हो सकती है, ये वाला स्टेप लिया तो ये हो सकता है। इस तरीके के पॉसिबल सिचुएशंस को लेते हुए हम एक ट्री बनाते हैं और उसके बाद उस ट्री की हेल्प से जो हमारा ट्री बन जाता है, वी अज्यूम दैट फ्रॉम द गोल स्टेट देयर आर ओनली टू पॉसिबल एक्शन दैट द पर्सन कैन टेक, one of which starts the person on the path towards the goal and other which does not। मतलब इधर और की बात है कि हम यहाँ पे दो केसेस हमारे संग होते हैं कि ऐसा लेने पर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा और ऐसा लेने पर बेस्ट नहीं हो पाएगा, तो उसमें से दो में से कम हम कोई एक को चूज करते हैं और उस चॉइस को बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिस सक्सेसिव मेकिंग ऑफ चॉइसेस गोज ऑन एंड ऑन until the person either reaches the goal states or find himself at a dead end। Thinking about state action tree is the fact that you get further into a problem। मतलब हम पॉसिबल सोल्यूशन सोचते जाते हैं, ब्रेक डाउन करते जाते हैं, जब हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, फिर उसमें से कोई एक हम चूज करते हैं, फिर उसके भी सब पार्ट्स करते हैं। तो इस तरीके से ये बाइनरी ट्री जैसा होता है ना, वैसा बनता चला जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देयर आर 7 जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो हम स्टेट एक्शन ट्री में यूज करते हैं। इनके बारे में बहुत क्विकली देख लेते हैं। इन्फेरेंस, डिड्यूसिंग फ्रॉम द एक्सप्लिसिटली स्टेट गोल्ड ग्रीवेंस एंड ऑपरेशन स्टेटेड इन द प्रॉब्लम। इन्फेरेंस का मतलब होता है क्या हम इन्फेरेंस निकाल पा रहे हैं कि हम कहां तक जा पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस, ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन, क्या क्या हम पॉसिबल एक्शंस ले सकते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। स्टेट इवैल्यूएशन, हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें हमारे साथ होंगी, क्या क्या एक्शन हमें चूज करने होंगे, वो उसकी बात करता है। सब गोल का मतलब हो गया कि हम किसी भी प्रॉब्लम को उसके सब गोल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, जैसे कोई भी ह्यूरिस्टिक मेथड में हम करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है चीजें हमारे हिसाब से चलें। जब कुछ चीजें पॉसिबली नहीं वर्क करेंगी तो उनको एलिमिनेट भी हम कर सकते हैं एनी टाइम। वर्किंग बैकवर्ड, ये भी हो सकता है कि हमें गोल स्टेट जब नजर आने लगे तो हम उसके पास पहुंचकर फिर पीछे से चलने की कोशिश करें, ये अज्यूम करते हुए कि अच्छा ये हो सकता है तो ऐसे ही चला जाए। फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये टॉपिक था, मैंने काफी फास्ट करा दिया, इतना तो मैंने फास्ट सोचा नहीं था जितना फास्ट मैंने करा दिया। पर अब हम आ जाते हैं नेवेल्स अप्रोच पे। इजी नोट्स में इसका जिक्र है, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आज पढ़ेंगे। और नेवेल्स अप्रोच के बाद मुझे एक बार देखने की रिक्वायरमेंट हो रही है कि क्या क्या बचता है हमारे पास। प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस तो कई बार बात कर ली है हमने। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ मॉडलिंग, हाँ ये भी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ ये दिखने में जरूर बड़ा है लेकिन इसमें कुछ ही चीजों की बात होगी। और यूनिट एंड क्वेश्चन के बाद हाँ बस, यानी हमारे पास 2 टॉपिक ही बचे हैं। तो आइए फटाफट से नेवेल्स अप्रोच को शुरू करते हैं। नेवेल्स जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की फील्ड में बहुत वर्क किया है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है वैसे। तो it is very natural to think of problem as being solved through the exploration of different paths to a solution, of course। Take a maze for example। In this you start from a point outside the maze and then progress through it to the center। कोई भी मेज जो होती है चूहे बिल्ली वाली या कोई भी कुछ भी आप ऐसा सोच लीजिए माइंड में जो आपने अब तक सॉल्व करी है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट से शुरू करते हैं और अपने गोल स्टेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। On your way you reach junctions where you have to choose between going straight on, turning to the left, right। Each of these alternative paths may branch again and again so that in the maze as a whole there are hundreds of alternative paths। जब हम किसी भी मेज में होते हैं तो फिर हमें बहुत सारे वहां से रास्ते दिखते हैं। अगर हम गलत रास्ते पर भी चले गए ना तो वहां से भी 2-3 रास्ते दिखते हैं, है ना, या हम सही रास्ते पे चल रहे होते हैं तो भी वहां से भी 2-3 रास्ते दिखते हैं। तो ये चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू फाइंड वंस वे थ्रू अ लैम्ब्रिंथ। The strategies provide you with a systematic method for searching the maze and help you to select one from among the many alternative paths। नेवेल एंड साइमन जो थे उन्होंने पैरेलल्स यूज किए टू दीज बेसिक्स आइडियाज टू कैरेक्टराइज ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। किसी भी पर्सन के प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए। दे सजेस्टेड दैट द ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ सेट ऑफ स्टेट्स बिगिनिंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट। मतलब कोई भी पर्सन मेज के बाहर खड़ा है, स्टैंडिंग आउटसाइड द मेज, इन्वॉल्विंग मेनी इंटरमीडिएट स्टेजेस। बहुत सारे बीच में भी वो स्टेजेस को यूज कर सकता है। मतलब जब वो मेज के अंदर है तो वो मूव करेगा। इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। आप कभी भूल भुलैया में गए हैं? वैसे मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता ही है कि भूल भुलैया में जब लोग जाते हैं तो वो खो जाते हैं इतना मुझे पता है, मुझे यही बताया गया अभी तक। तो भूल भुलैया में जाने के बाद सबसे पहले जो पर्सन भूल भुलैया के बाहर खड़ा है वो क्या है, वो उसकी इनिशियल स्टेज में है, मतलब वो शुरू करेगा अपना काम। इन्वॉल्विंग मैनी इंटरमीडिएट स्टेट्स, अंदर जाने के बाद वो खो गया तो अब
अब खो ही गया मान लेते हैं, क्योंकि यही पता है मुझे कि खोते तो पक्का है उसमें जाके। तो अब वो क्या करेगा, कई सारे रास्ते ढूंढने की कोशिश करेगा कि यहाँ से जाके मिल जाए क्या पता, या ये रास्ता है। अब वो हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा, एंडिंग विद द गोल स्टेट। अब क्या वो उसी में फंसा रहेगा? ऑफ कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो वो गाइड से पूछेगा, किसी से भी हेल्प लेगा, लेकिन उसको उसके बाहर तो आना ही है निकल के। तो अब वो अपनी गोल स्टेट पर पहुंच जाएगा जब वो उस मेज से बाहर निकल जाएगा, भूल भुलैया से बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये 3 स्टेप्स उन्होंने बताए थे कि इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि फिर से हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन में जो चीजें देख रहे हैं वो वही है, चाहे बातें मैं आपको भूल भुलैया की बताऊं, चाहे चूहे बिल्ली की कहानी सुनाऊं, कुछ भी बातें हो रही है मगर कहानी वही निकल कर आ रही है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व ऐसे ही होती है। एक उसकी इनिशियल स्टेज होती है, एक उसकी गोल स्टेज होती है, और जो बीच का प्रोसेस होता है उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, अब तक तो आपको रट गया होगा मेरे ख्याल से। द एप्लीकेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स की लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, स्ट्रेट जाएं या बैठ जाएं, कुछ भी करें, रिजल्ट्स इन अ मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। उससे स्टेट तो बदलती है। इन एनी गिवन स्टेट देयर मे बी सेवरल डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट अप्लाई, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस हम यूज करते हैं। thus there is a whole space of possible states and paths through this space, and this sum of this will lead to the goal state. This problem space describes the abstract structure of the problem. यही problem का एक abstract structure define करता है with the help of the problem space. अब प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस क्या है? मेरे ख्याल से ये तो बहुत फास्ट हो जाएगा कि प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस वही है। 3 मार्कर का ये टॉपिक है। मैं बता दूं फिर से, वैसे कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता दूं कि 3 मार्कर में ये पूछा जाता है, इवन इफ यू डोंट फाइंड इट इन द इजी नोट्स, क्योंकि इजी नोट्स में मैंने सेक्शन ए और बी को ही कवर किया है, लेकिन 3 मार्कर वाले जो टॉपिक हैं वो भी आपको बहुत आसानी से नजर आते हैं। तो प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस क्या है? आई विश आप में से कुछ लोग मेरे सामने होते तो अब मैं पूछ लेती कि क्या होता है, क्योंकि मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे स्टूडेंट बहुत आसानी से बता देंगे कि प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस क्या होता है। प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस ये चीज बताती है, शायद वीडियो के बिगिनिंग में आज ही मैंने बताया आपको, कि एक स्पेस है जो प्रॉब्लम कवर करती है, जिसमें उसकी इनिशियल स्टेज, गोल स्टेज और बीच के प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है। वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चाहे मेंटली करे चाहे किसी भी तरीके से करे, उसी को हम प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर कौन होगा? ऑपरेटर आप होंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ऑपरेटर आप हो गए। ऑपरेशंस क्या होंगे? वो मेथड जो आप इसके अंदर यूज करेंगे। ये जो मिडिल वाली चीज है ना, वो मिडिल में ये सब चीजें आती हैं। अब वहां पे हम बहुत सारे ह्यूरिस्टिक मेथड यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो अब बहुत अच्छे से लिख लेंगे। मैं चाहूंगी कि आप प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस पे तो एक शॉर्ट नोट अब लिख ही लें, क्योंकि वो तो आपको तैयार करना ही है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एज मॉडलिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडलिंग की तरह कब दिखती है? इसको हम क्विकली देख लेते हैं एक बार। द आइडिया इज दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिचुएशन स्पेसिफिक मॉडल और केस मॉडल। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मॉडलिंग की जब हम बात करते हैं, इस पूरे 2 पेज का जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी मैं आपको क्विकली इसको बता देती हूँ। इसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है वो एक एक्सपीरियंस की तरह से वर्क करता है, और वो कोई ना कोई मॉडल हमारे माइंड में बना के जाता है। या ये भी हो सकता है कि कोई मॉडल पहले से हमारे माइंड में होता है। मॉडलिंग का मतलब हो गया कि किसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद उसके जैसा काम करने की कोशिश करना। तो वो जैसा काम करने की सिचुएशन कब बनती है? या तो हमने किसी दूसरे को वैसा काम करते हुए देखा है, एक्सपीरियंस की फॉर्म में हमारे पास है, गैदर्ड है वो, या फिर हमारे पास अपने ही किसी फेलियर का एक्सपीरियंस है, या किसी विन का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। कोई चीज हमने करी हो, वो सक्सेसफुल हो गई हो, तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे काम आती है। तो यही सारी बातें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मॉडलिंग में कही गई हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजों को बार बार देखेंगे कि द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मॉडलिंग, द एक्शंस आर नॉट द गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बट आर देमसेल्व्स अ मीन टू एन एंड। जो भी हम यहाँ पे एक्शंस लेते हैं वो कोई गोल नहीं है, बल्कि वो खुद हमें एक प्रॉब्लम के एंड तक पहुंचाने का काम करते हैं। द एंड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉडल विच विल हेल्प इन इवेंचुअली अचीविंग द गोल्स। ये लाइन को अगर आप फोकस करेंगे तो पूरी बात ही समझ में आ जाएगी कि जो एंड है, the end is the construction of a model which will help in the eventually achieving the goals। मतलब अगर हमने ये सेट कर लिया कि ऐसा करने से चीजें होंगी, या एक पिक्चराइजेशन हमारे माइंड में बन गई, एक मॉडलिंग हम कर पा रहे हैं चीजों की कैसे हम करेंगे, तो उस मॉडल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ पाते हैं। Whether it is the domain model or task model, the construction of the model should be such that it should lead to the goal। पिक्चर इतनी ज्यादा क्लैरिटी से हमारे माइंड में बननी चाहिए कि हम वो कैसा भी मॉडल हमारे माइंड में बन रहा हो वो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाए। तो ये सारी बातें हैं, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम यहाँ ले नहीं रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हमारा काफी लंबा है। इसको आप एक बार क्विकली पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और हाँ, लास्ट में समराइज जरूर कर देती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दस यूज्ड एज द क्रिएशन ऑफ अ सुटेबल केस मॉडल एंड द इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड इज ओनली अ रिसोर्स फॉर दिस।
इट इज ऑलमोस्ट अ साइड इफेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिटी। कुछ भी माइंड में फिक्स करके जब हम चलते हैं, चीजों को फ्लेक्सिबल नहीं बनाते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मॉडलिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस और इजी हो जाता है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं गाइड करता है कि हमें कैसे काम करना है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सक्सेसफुली यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। यस, आई एम श्योर, यस वी हैव डन इट। सम अप में समरी पढ़ सकते हैं आप इस यूनिट की। और अब लास्ट यूनिट है हमारे पास एमपीसी 001 की। अब ऑलमोस्ट हम पूरी एमपीसी 001 के एंड पर हैं। देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहेगी उसे हम एक पार्ट में ही कवर कर लेते हैं, फिर 2 पार्ट्स में करते हैं। तो अब तक आपने एमपीसी 001 के सभी वीडियोस देख लिए हैं और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। कुछ भी फीडबैक अपना देना चाहें, कोई भी आप अपना सजेशन देना चाहें या कोई क्वेरी भी हो तो आप जरूर कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।